अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 29 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुमेरात को जम्मू कश्मीर के कोलगाम ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकाउंटर में मारे गए तीसरे दहशतगर्द की शिनाख्त कर ली गई। पुलिस ने बताया कि कोलगाम इनकाउंटर में मारे गए तीसरे दहशतगर्द की शिनाख्त मोमिन गुलजार मीर वल्द गुलजार अहमद मीर साकिन ईदगाह शहर श्रीनगर के तौर पर की गई है। ताज़ा फायरिंग चारशंबे के रोज़ कोलगाम ज़िले के रेडवानी इलाके में इनकाउंटर के मुकाम पर शुरू हुई थी। इलाके को सील कर दिया गया और तन्हा जिंदा बच जाने वाले दहशतगर्द को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस ने आज जुमेरात की सुबह यह बात कही। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस तसादुम के मुकाम पर 2 दहशतगर्दों को मार गिराया था, जिसमें आला TRF कमांडर बासित डार भी शामिल था। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था, क्योंकि वो कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस था। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सिक लीव पर जाने वाले मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। एयर इंडिया ऐसे मुलाजमीन को ऑपरेशन में खलल डालने और तकर्रुरी की शराइत व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का कसूरवार समझते हुए बरतरफी का नोटिस जारी कर दिया। दरअसल अमले के 100 से ज़्यादा अरकान के अचानक बीमारी की छुट्टी पर जाने की वजह से एयरलाइन को गुज़िश्ता 2 दिनों में अपनी 90 परवाज़ें मनसूख करना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीनियर कैबिन क्रू मेंबरान अपने मुतालबात को लेकर एक तरह की हड़ताल पर चले गए हैं। गुज़िश्ता मंगल को जब एयरलाइन की बहुत सी परवाज़ें टेक ऑफ करने वाली थी, आखिरी वक्त पर कैबिन क्रू के अरकान ने बीमार होने की इत्तला दी और अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए। चारशंबे को एयरलाइन के CEO ने कहा, गुज़िश्ता शाम से हमारे कैबिन क्रू के 100 से ज़्यादा साथियों ने अपने तयशुदा फ़्लाइट ड्यूटी से पहले आखिरी लम्हात में बीमार होने की इत्तला दी है, जिससे हमारे कामों में शदीद खलल पड़ रहा है। इसके बाद एयर इंडिया ने 13 मई तक परवाज़ों की खिदमत में कमी का ऐलान किया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रात से 100 से ज़्यादा मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख कर दी गई, जिससे तकरीबन 15,000 मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। एयरलाइन के CEO आलोक सिंह ने आज कहा कि पूरा नेटवर्क मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से हमें अगले चंद दिनों में शेड्यूल में कमी करना पड़ रहा है। कंपनी ने मुसाफिरों को होने वाली जहमत के लिए माजरत की और एक बयान पोस्ट किया, जिसमें कहा गया, हम फ़्लाइट की बेमिसाल ताख़ीर और मनसूखी की वजह से हो रही जहमत के लिए दिल से माजरत ख्वाह हैं, अगरचे हम खलल को कम से कम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। साल 2013 में कुलहीन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर जोर देते हुए महाराष्ट्र BJP लीडर नवनीत राणा ने आज ओवैसी बरादरान को दबे अल्फाज में एक इंतबा जारी किया है। AIMIM लीडर के इस बयान पर कि वो मुल्क में हिंदू मुस्लिम तनासुब को मुतवाज़न करने के लिए 15 मिनट लगाएंगे। नवनीत राणा, जो अमरावती से लोकसभा में नए सिरे से रुकनीत के ख्वाह हैं, हालांकि ये BJP के टिकट पर लड़ रही है, उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी के 2013 के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि अगर पुलिस को हटाया गया या खड़ा किया गया तो हमें 15 सेकंड लगेंगे। छोटे भाई का कहना है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो ताकि हम इन्हें दिखा सकें कि हम क्या कर सकते हैं। मैं छोटे भाई यानी अकबरुद्दीन अवैसी से कहना चाहती हूं कि इसमें आपको 15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इसमें हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। अगर हम सबके सामने आ जाएं तो हमें 15 सेकंड लगेंगे। नवनीत राणा को यह कहते हुए सुना गया। एक वीडियो क्लिप जो इसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, ओवैसी बरादरान को टैग किया। महाराष्ट्र BJP की लीडर नवनीत राणा ने यह तबसरा माधवी-लता के लिए मुहिम चलाते हुए किया, जो हैदराबाद लोकसभा हल्के के लिए BJP की उम्मीदवार। मुंबई क्राइम ब्रांच के हुक्काम के मुताबिक राजस्थान से गिरफ्तार 5वें मुलजिम मोहम्मद रफीक चौधरी ने न सिर्फ सलमान खान की रिहाइशगाह बल्कि बॉलीवुड के 2 दीगर अदाकारों के घरों पर भी छापा मारा था। गैंगस्टर लॉर्ड्स बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने शूटरों की हौसला अफजाई में कलीदी किरदार अदा किया। 15 मार्च 2024 को पनवेल में हथियारों की तरसील मौसूल होने के बाद अनमोल ने शूटरों को टारगेट की मालूमात फराहम की थी। इन्हें अदाकार की रिहाइशगाह पर फायरिंग करने की हिदायत दी गई थी। क्राइम ब्रांच से मिली मालूमात के मुताबिक चौधरी ने 12 अप्रैल को अदाकार सलमान खान के अपार्टमेंट की इमारत की रैकी की थी और इसका वीडियो भी बनाकर अनमोल को भेज दिया था। शूटर पाल और गुप्ता फायरिंग करने के बारे में खौफजदा थे, जब तक कि अनमोल ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो काम को मुकम्मल करके सुकून हासिल करेंगे और बच जाएंगे। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने आज अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर का दौरा किया और रामलल्ला की पूजा की। आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर को अमन की जगह करार दिया। आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने मंदिर में लॉर्ड राम के दर्शन किए, कहा कि वो यहाँ आते रहते हैं क्योंकि वो पड़ोसी इलाके बहरात से आते हैं। अपने दौरे से पहले अयोध्या धाम हवाई अड्डे पर केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने
ANI को बताया, मैं अयोध्या का दौरा करता रहता हूं। जनवरी में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहां 2 बार गया था। मैं बहराज का पड़ोसी हूं, इसलिए मैं यहां आता रहता हूं। पहले भी यहां आया था, लेकिन अब मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगता है और पूरे मुल्क ने यह जश्न मनाया है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मुझे इस जगह पर आकर सुकून मिलता है क्योंकि यह अमन की जगह है। नाज़रीन, आरिफ मोहम्मद खान के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। एनसीपी सरबराह शरद पवार निहायत तजुर्बेकार और एक बड़े सियासतदान हैं। मुल्क की सियासत पर इनकी गहरी नज़र रहती है। यही वजह है कि इनके इस बयान से सियासी हलकों में खलबली मच गई है कि बहुत जल्द कई इलाकाई पार्टियां कांग्रेस में जम हो जाएंगी। सवाल पैदा होता है कि क्या एनसीपी भी ऐसा ही करेंगी। इसके जवाब में शरद पवार ने इनकार नहीं किया, बल्कि अपने साथियों से गुफ्तगू करने के बाद कोई फैसला करने का ऐलान किया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइंदा 2-3 साल में कई इलाकाई पार्टियां कांग्रेस से करीब हो जाएंगी या इसमें जम हो जाएंगी। इन पार्टियों को महसूस होगा कि कांग्रेस में जम हो जाना ही इनके लिए बेहतर है। इस पर इनसे सवाल किया गया तो क्या एनसीपी भी कांग्रेस में शामिल हो जाएगी। शरद पवार ने इसका बराह रास्त इनकार नहीं किया, अलबत्ता कहा कि मुझे कांग्रेस और एनसीपी में कोई फर्क नजर नहीं आता। दोनों ही पार्टियां नजरियाती तौर पर गांधी और नेहरू की पैरोकार हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वीडियो पोस्ट करने के मामले में कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक रियासती यूनिट की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने बीजेपी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के IT सेल के सरबराह अमित मालविया को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। वाज़ेह के गुज़श्ता रोज ही कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ने ट्विटर से ये पोस्ट फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दी है और इस पर एतराज़ भी जाहिर किया। इस कार्रवाई के बाद ही बेंगलुरु पुलिस ने यह समन जारी किया है और बीजेपी के दोनों ही लीडरान को बेंगलुरु शहर के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में तलब किया गया है। इस समन पर फिलहाल बीजेपी की जानिब से कोई बाकायदा रद्दअमल नहीं आया है, लेकिन पार्टी के बावसूख ज़राए का कहना है कि वो इस समन का जवाब देने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पेश होने पर कोई फैसला नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैरत अंगेज तौर पर गुज़िश्ता 10 साल में पहली मरतबा अपने सनतकार दोस्तों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को निशाना बनाया और इन दोनों का नाम लेकर गांधी पर तनकीद की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे 5 साल से उठते बैठते एक ही माला जपने का काम करते थे, अडानी अडानी या अंबानी अंबानी, लेकिन जब से राफेल का मामला खत्म हुआ तो उन्होंने 5 साल से 5 सनतकारों की नई माला जपना शुरू किया। फिर इसके बाद कहने लगे कि अंबानी अडानी, लेकिन जब से इंतखाबात का ऐलान हुआ है उन्होंने अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। मोदी ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि शहजादे जी ये बताएं कि इंतखाबात में अंबानी और अडानी से तुमने कितना माल उठाया है? क्या ट्रक भरकर नोट तुम्हारे पास पहुंच गए हैं? अंबानी और अडानी से काले धन की कितनी बोरियां भरकर रकम हासिल की गई है? क्या सौदा हुआ है कि रातों रात आपने अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया? सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और के नाम की तायीद इंशाअल्लाह मजलिस के 3 अरकान पार्लिमान करेंगे। इस ज़िमन में मजलिस गैर मशरूत तायीद करेगी। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने हल्के पार्लिमान औरंगाबाद से मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील की तायीद में औरंगाबाद के लतीफ़ नगर और उस्मानपुरा चौक में मुनक़िदा मजलिस के इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। इन जलसों से मजलिस के औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज़ जलील, मजलिस के किशनगंज पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान, महाराष्ट्र मजलिस के जिम्मेदारान गफ्फार कादरी, सैयद मोइन के अलावा दूसरों ने भी खिताब किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मौजूदा इंतखाबात मुल्क की तारीख के सबसे ख़तरनाक इलेक्शन है। इस इंतखाब में आप या तो तारीख रकम करेंगे या फिर तारीख का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम तलबा की स्कॉलरशिप्स को बर्खास्त कर दिया, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को ख़त्म कर दिया। नुपुर शर्मा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की कोशिश की तो इसे गिरफ्तार तक नहीं करवाया। महाराष्ट्र में धर्म संसद मुनक़िद होते हैं तो यहाँ इन्हीं के लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये लोग अपनी काबीना में एक मुस्लिम वज़ीर तो दूर की बात है, एक मुसलमान को तक टिकट नहीं देते। वज़ीर-ए-आज़म हिंद के ओहदे पर फायज शख्स ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करता है जैसे कोई सड़क छाप शख्स गुफ्तगू कर रहा है। बीजेपी ये चाहती है कि मुल्क भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया जाए, जिस तरह उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया गया है। उत्तराखंड में UCC के तहत मुसलमान ना निकाह कर सकते हैं, ना निकाह की तकरीब में खुतबा पढ़ सकते हैं और ना महर दे सकते हैं। इन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियां करना पड़ रहा है। असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों से एकजुट होकर अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम की गैर मशरूत तायीद करेगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिला औरंगाबाद का नाम तब्दील करते हुए छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने के महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली कई दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर पर मुश्तमिल हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन किसी मदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। बेंच ने कहा कि हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि रियासती हुकूमत की तरफ से औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम तब्दील करने का जारी करदा इलामिया किसी गैर कानूनी या किसी कानूनी नक्श का शिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि दरख्वास्तें मेरिट से आ रही है और इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन के बाद बीजेपी में शमूलियत से मुतालिक बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव के इल्जामात को मज़ाक़ा ख़ैज़ करार देते हुए कहा कि कांग्रेस में क्या कमी है जो मैं बीजेपी में शामिल होऊंगा। तेलुगु न्यूज़ चैनल के टिकटॉक प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी से सवाल किया गया कि केसीआर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप बाज़ अरकान असम्बली के साथ मिलकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। इसके जवाब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुझ पर तनकीद के लिए केसीआर के पास कुछ नहीं है। 100 दिन की हुक्मरानी में अवाम से कामयाबी के निशानात हासिल करते हुए मुकम्मिल किए हैं। हकीकत में जब पार्टी मजबूत थी मैंने बीजेपी में शमूलियत की दावत को कबूल नहीं किया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं जिस वक्त तेलुगु देशम से अलहदगी इख्तियार किया वो एनडीए की हलीफ थी। मुझे कोई ओहदा हासिल करना होता तो चंद्रबाबू नायडू के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मैंने किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं की। मैंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद इस मुकाम पर पहुंचा हूं। कहा कि मुझे कांग्रेस में किस चीज़ की कमी है जो मैं बीजेपी में जाऊंगा। मरकजी वज़ारत दाखिला ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की और दिल्ली पुलिस को रवाना किया। पुलिस के जरिए एक चीफ मिनिस्टर को तलब करने की सूरत हाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली पुलिस के 200 मुलाजमीन ने तमाम अजला में कांग्रेस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की। मुझसे पूछा गया कि आया मैं आऊँगा या नहीं। मैंने जवाब दिया कि मुझसे आना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि केसीआर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुखालिफ वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो इस पाक सरजमीन पर जहर अफशानी करते हुए पुरअमन माहौल को खराब ना करें, बल्कि एनडीए के 10 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना की तरक्की के लिए क्या किया इसकी वजाहत पेश करें। केटीआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर आज़म से सवालात की बौछार कर दी। अपने 10 साल दौरे हुकूमत के कारनामों को अवाम के दरमियान पेश करते हुए वोट मांगने पर जोर दिया। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के किसी भी एक आपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिया गया या इस्तिफ्सार कीजिए। तेलंगाना को हासिल हुई कंपनियों को दबाव डालकर धमकाया और गुजरात मुंतकिल किया गया। इसकी भी वजाहत करने का नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया गया। अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास नारों पर अमल ना करने पर अवाम से वजाहत करने पर जोर दिया। तेलंगाना के वजीर इमारत विश्वरा कोमत रेड्डी वेंकट रेड्डी ने दावा किया कि आइंदा 10 सालों तक रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे। सहाफ़ियों की तंजीम की जानिब से मुनक़िदा मीट दी प्रेस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कोमत रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बीआरएस से बड़े पैमाने पर अरकान असम्बली के इनहराफ का दावा किया। उन्होंने कहा कि 5 जून को बीआरएस के 25 अरकान असम्बली कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे और बीआरएस की दुकान खाली हो जाएगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि बीआरएस के टिकट पर मुकाबला करने वाले 6 लोकसभा उम्मीदवारों ने कांग्रेस में शमूलियत के लिए इनसे रब्त पैदा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लोकसभा और असम्बली की नशिस्तों की 89 हदबंदी के बाद असम्बली नशिस्तें बढ़कर 154 हो जाएंगी। 154 नशिस्तों में 125 पर कांग्रेस कामयाब होगी। शराब स्कैम में कविता की गिरफ्तारी को महज एक ड्रामा करार देते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि कविता को देखें तो इन्हें हंसी आ रही है। कविता बदकम्मा के दरख्त के अतराफ घूमने वाली नहीं है, बल्कि वो बदकम्मा में शराब की बोतल के साथ घूम रही थी, जिसका अंदाजा किसी को नहीं हुआ। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता शाम 1 घंटे की बारिश के दौरान पेश आए मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद की मौत वाक़ हुई है। बाचूपल्ली में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिरने से ओडिशा और छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अफराद बशमूल एक मासूम की मौत वाक़ हुई है, जबकि बेगमपेट नाले में 2 नाशें दस्तियाब हुई है और इनके मुतालिक कहा जा रहा है कि वो किसी और इलाके से बारिश के दौरान बहकर यहाँ पहुँचे हैं। इन नाशों को शिनाख्त के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इसी तरह गुज़िश्ता शब बहादुरपुरा इलाके में एक मेवा फरोश जो बरकी खंबे के पास से गुजर रहा था, बरकी शॉक लगने से बरसरे मौका फौत हो गया। शहर हैदराबाद और नवाही इलाकों में हुई इस बारिश के नतीजे में गुज़िश्ता शब शहर के बेशतर इलाकों में रात देर गए तक भी बरकी सरबराही बहाल नहीं हो सकी और कई मुकामात पर सुबह की अवलिन सातों में बरकी सरबराही को बहाल किया जा सका। महकमा बरकी के अहदेदारों को रात भर मुख्तलिफ मुकामात पर बरकी सरबराही को बहाल करने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन शहर के पौश इलाकों में भी बरकी सरबराही मौजूद रही। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बाचूपल्ली में पेश आए मजदूरों की हलाकत के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज़ करें।
तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो मजहब की बुनियाद पर वोट हासिल करने की कोशिश को नाकाम बनाएं और बीजेपी की फिरक़ेवाराना सियासत को लोकसभा चुनाव में शिकस्त दें। चीफ मिनिस्टर ने आरमूर और निजामाबाद में पार्टी उम्मीदवार जीवन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रोड शो और कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी पर इंतखाबी मुहिम को मजहबी रंग देने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि लॉर्ड राम के नाम पर बीजेपी हिंदुओं को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि रेड्डी ने कहा कि भगवान को मंदिर में होना चाहिए जबकि अकीदत दिल में हो और हकीकी हिंदू का यही यकीन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए फिरकाराना सियासत पर अमल पेरा है। मुल्क में जारी पार्लिमानी इंतखाबात के खुसूस में रोजनामा सियासत के ज़ेर एहतमाम अवाम में वोट की अहमियत व इफादियत पर शऊर बेदारी मुहिम। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत की शदीद गर्मी और धूप की शिद्दत के बावजूद अवाम के दरमियान पहुंचकर वोट के हुकूक पर अवाम में ज़बरदस्त शऊर बेदारी पर ज़हीराबाद में मुख्तलिफ सियासी सहाफ़ी समाजी मुस्लिम तंजीमों ने जनाब आमिर अली खान का ज़बरदस्त वालेहाना इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। हुसामुद्दीन सेठ सीनियर कांग्रेस कायद ने भी दफ्तर सियासत पहुंचकर आमिर अली खान साहब को ज़हीराबाद में वोट पर शऊर बेदारी प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की और तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट जिला संगारेड्डी सदर मोहम्मद करीमुद्दीन, सैफुद्दीन फ़खौरी, सैफ सदर हरी मस्जिद मोहल्लागिरी, रियासती सेक्रेटरी शेख अयूब मोहम्मद फैयाज अहमद और दूसरों ने जनाब आमिर अली खान को ज़बरदस्त तहनीत पेश की। सदर तेलंगाना उर्दू यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट मोहम्मद करीमुद्दीन ने कहा कि वोट पर जारी शऊर बेदारी मुहिम इनकलाबी मुहिम बन गई है। हल्के पार्लिमानी ज़हीराबाद से सेकुलर पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मुत्तहिद होकर राय दहिंदगान का पोलिंग में इजाफा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अखबार सियासत जनाब जाहिद अली खान और जनाब आमिर अली खान साहब की कौम व मिल्लत के लिए जारी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। आमिर अली खान की सियासी सफ़र के आगाज़ पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हज 2024 के तेलंगाना आज़मीन के काफिलों की रवानगी का चारशंबे की रात आगाज़ हो गया है। सऊदी एयरलाइंस की खुसूसी परवाज से 283 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला हैदराबाद से रास मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हो गया। हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज को खुसूसी बसों के जरिए एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। 7 खुसूसी बसों को शेखुल जामिया जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी शेख लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ और दूसरों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। आज़मीन हज चौंके मदीने मुनव्वरा रवाना हुए, लिहाजा एहराम और तलबिया के बगैर सिर्फ सफ़र की दुआ के बाद रवानगी अमल में आई। तेलंगाना के आज़मीन हज की रवानगी हिंदुस्तान से रवाना होने वाले आज़मीन के पहले मरहले में शामिल है और हैदराबाद से रवाना पहला काफिला हज कमेटी ऑफ इंडिया का सऊदी अरब में पहुंचने वाला पहला काफिला है। इत्तलात के मुताबिक सऊदी हज मिशन के आला ओहदेदारों ने मदीने मुनव्वरा एयरपोर्ट पर तेलंगाना आज़मीन का इस्तकबाल किया। हज हाउस में पहले काफिले की रवानगी के मौके पर रूह परवर मनाजिर देखने में आए और आज़मीन हज के दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की कसीर तादाद विदा करने के लिए पहुंची थी। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता को शेरनी करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी की लीडर नवनीत राणा ने कहा कि माधवी लता हैदराबाद को पाकिस्तान बनने से रोकेंगी और रियासत की तरक्की के लिए काम करेंगी। जिस तरह से माधवी लता शेरनी की तरह इंतखाब लड़ रही है खानदानी गढ़ की सीट पर और यहां तक कि कांग्रेस में भी AIMIM की हिमायत के लिए एक डम्मी कैंडिडेट को खड़ा किया गया है। मुझे लगता है कि ओवैसी को कहीं और से इलेक्शन लड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि असल ताकत क्या है। नवनीत राणा ने कहा कि माधवी लता को इन लोगों से प्यार मिल रहा है जो हिंदुस्तान के साथ हैं। वो सब इस बार माधवी लता को वोट देंगे। मुझे उम्मीद है कि जब वोटिंग होगी माधवी लता यकीनी तौर पर हैदराबाद को पाकिस्तान बनने से रोकेगी और हैदराबाद की तरक्की के लिए काम करेगी। अमरावती की रुकने पार्लियामेंट ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए इस तरह का शरंगेज बयान दिया है। नवनीत राणा का यह बयान हैदराबाद में भी हालात ख़राब करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।